इस बार गरीबी पे सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रही है कांग्रेस पार्टी। हमने आपको मनरेगा कमिट करके दिया था, हमने करके दिखा दिया। अब हम आपको न्याय कमिट कर रहे हैं, हम गरीबी को हिंदुस्तान से मिटा देंगे। चुनाव के नतीजों में उलटफेर कर देने वाली लहरें जिन्हें देश ने देखा, वोटर के मन को बदल देने वाली लहरें जिसे जनता ने देखा। आतंकी और आतंक के सरपरस्त ये दुआएं मांग रहे हैं, वो दुआएं मांग रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, चौकीदार उससे जैसे तैसे छुटकारा मिले। विपक्ष को सत्ता में लाकर बिठा देने वाली लहर, सत्ता को विपक्ष में पहुंचाने वाली लहर। जहां मैं जाता हूं, जैसे ही मैं चौकीदार से बोलता हूं, जनता कहती है चोर है। नमस्कार, मैं हूं पिनाज त्यागी। नमस्कार, मैं हूं अनुराग दीक्षित। आज हम दोनों हिंदुस्तान की सियासत को बदल कर रख देने वाली लहरों से आपको रूबरू करवाएंगे। वो लहरें जिन्होंने माहौल बदला, मौसम बदला, चुनाव बदला और चुनाव के नतीजे भी बदले। आज हम बात करेंगे 1989 की उस लहर की जिसने रिकॉर्ड सीटों से सत्ता में आए राजीव गांधी को सत्ता से बेदखल कर दिया। ये कहानी एक ऐसे आम चुनाव की जिसमें बोफोर्स घोटाला एक बड़ा मुद्दा बना। कारगिल में बोफोर्स के जरिए जीत मिली थी, लेकिन इसी बोफोर्स ने राजीव गांधी को सत्ता से बेदखल कर दिया। 155 मिलीमीटर बोफोर्स। ये कहानी एक ऐसे आम चुनाव की जब देश में तो वोट डाले जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ देश के बहादुर जवानों की लाशें श्रीलंका से वापस वतन लौट रही थी। ये कहानी कैसे आम चुनाव की है जहां एक तरफ तो देश कंप्यूटर युग में कदम रख रहा था और दूसरी ओर देश की जनता जो है वो अकाल, भुखमरी, बेरोजगारी, गरीबी से जूझ रही थी। ये कहानी है एक ऐसे आम चुनाव की जब पूरा देश जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और पंजाब यानी 3 मोर्चों पर घिरा हुआ था, लेकिन देश की बहादुर सेना श्रीलंका में जंग लड़ रही थी। और आइए अब राजीव गांधी के शासनकाल की पड़ताल करते हैं। जो कांग्रेस पार्टी और राजीव गांधी इंदिरा गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूति लहर के चलते 400 से ज्यादा सीटें लेकर आई, आखिर 1989 में ऐसा क्या हुआ कि वो 200 के अंदर सिमट कर रही। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी को बम्पर जीत मिली थी, लेकिन 5 साल के बाद जनता ने बेदर्दी के साथ कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया। तो आखिर ऐसे कौन से हालात थे कि 1984 से 1989 के बीच कांग्रेस से मोहभंग हो गया जनता का? आखिर ऐसे कौन सी वजह थी जिनकी वजह से जनता ने कांग्रेस को नकार दिया 1989 में? तो आखिर वो कौन से हालात थे जिसके चलते राजीव गांधी का सत्ता से बेदखल होना सिर्फ 4 शब्दों में सिमट कर रह गया? भूख, अकाल, आतंक और श्रीलंकाई साजिश। तो 1989 में कांग्रेस का जनाधार घटकर आधा रह गया। 12 साल के बाद कांग्रेस विपक्ष में बैठी। वैसे कांग्रेस की हार सिर्फ एक रात की हार नहीं थी। 1984 से 1989 तक राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर जो बदलाव हो रहे थे, उसके चलते कांग्रेस की जमीन लगातार खिसकती जा रही थी। तो इसी के साथ शुरुआत हुई क्षेत्रीय दलों के ऊपर चढ़ने की और गठबंधन सरकारों की। और इस लिहाज से 9वीं लोकसभा का चुनाव भारतीय राजनीति में एक नई शुरुआत थी। और यहीं से शुरुआत हुई राजनीतिक अस्थिरता की और पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग की। और यहीं से शुरुआत हुई मंडल और कमंडल की सियासत की। भारतीय राजनीति के उस दौर में राजीव गांधी के खिलाफ एक ऐसा नाम उभर रहा था जिसने भारतीय राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदल कर रखी। रक्षा दलाली का सबसे बड़ा नायक बनकर उभरा था वीपी सिंह का नाम, और देश की सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा था बोफोर्स घोटाला। बोफोर्स के शोर ने दिल्ली के निजाम को बदल कर रख दिया। आइए आपको लेकर चलते हैं 1989 की उसी दिल्ली में जिसने बदलती सियासत को अपनी आंखों से देखा।
1989 ये वो समय था जब राजीव गांधी की सरकार बदली थी। उनके खुद के खास रहे वीपी सिंह ने उनकी सरकार गिराने का काम किया और प्रधानमंत्री बने। उस पर बात करने के लिए क्या वक्त था, क्या माहौल था, हमारे पास उस वक्त के कुछ वोटर्स हैं, किस तरीके का माहौल रहा था उस वक्त। 89 के अंदर जो उस टाइम जो चुनाव हुआ था उसमें सब विपक्ष ने एकत्र होकर उसमें बॉफोर्स का जो है ना चुनावी मुद्दा बनाया था और उसमें वो पब्लिक को गुमराह करने में कामयाब रहे थे। उस टाइम एक आरक्षण का मुद्दा था और एक ये बॉफोर्स का मुद्दा था। मेन बॉफोर्स का मुद्दा कितना हावी था? बॉफोर्स का मुद्दा फुल हावी था उस समय जो है। बॉफोर्स का मुद्दे को एक बहुत बड़े झूठ का पुलंदा बांधकर उसको इस ढंग से पेश किया गया था जनता के सामने, जिससे कि जनता उस बहकावे में आ गई जो है और जिससे कि जो सरकार तत्कालीन सरकार जो है वो गिर गई। 1984 में राजीव गांधी के कैबिनेट में वित्त मंत्री हुआ करते थे वीपी सिंह, लेकिन संसद के इन्हीं गलियारों में वीपी सिंह और राजीव गांधी के बीच टकराव की कहानियां भी उसी दौर में शुरू। राजीव गांधी की उसी कैबिनेट में मंत्री रहते हुए वीपी सिंह ने न सिर्फ रक्षा सौदों में दलाली का मुद्दा उठाया बल्कि कॉर्पोरेट करप्शन का मुद्दा। हम ये भी कह देना चाहते हैं कि जनता के इस तकलीफ से जो मुनाफाखोरी करना चाहेंगे उनके साथ मजबूती से निपटा जाएगा, उसमें कोई कमजोरी नहीं। 16 अप्रैल 1987 को स्वीडन में खबर छपी कि भारत में बोफोर्स तोपों की खरीद में दलाली हुई है। 410 बोफोर्स तोप के लिए 60 करोड़ रुपए का कमीशन दिया गया। तो ये मुद्दा भारतीय मीडिया की सुर्खियां बना, इसकी गूंज संसद में भी सुनाई देने लगी। और यही वो मुद्दा था जिसके चलते राजीव गांधी और वीपी सिंह आमने सामने आ चुके थे। 1987 में वीपी सिंह ने राजीव गांधी के कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। बाद में कांग्रेस ने उन्हें निकाल दिया। 1987 में ही एक फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की, कौन जीता कौन हारा। अमिताभ बच्चन उस वक्त इलाहाबाद से, आज के प्रयागराज से सांसद हुआ करते थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही तो अमिताभ राजनीतिक लड़ाई भी हार गए। उस वक्त बोफोर्स में अमिताभ बच्चन का नाम भी जुड़ा, जिसके चलते अमिताभ बच्चन ने इलाहाबाद से सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया। 1988 में आज के प्रयागराज और उस वक्त के इलाहाबाद में उपचुनाव होने थे। वीपी सिंह के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने लाल बहादुर शास्त्री के बेटे सुनील शास्त्री को चुनावी मैदान में उतारा। वीपी सिंह के जन मोर्चा ने एक अनोखा नारा दिया था। जन मोर्चा का नारा था, वीपी सिंह का एक सवाल, पैसा खाया कौन दलाल। उस दौर में सियासत के केंद्र में थे वीपी सिंह और वीपी सिंह के चुनाव के केंद्र में था प्रयागराज, क्योंकि प्रयागराज के नजदीकी कॉन्स्टिट्यूंसी फतेहपुर से वीपी सिंह चुनावी मैदान में थे। और उस वक्त संगम नगरी प्रयागराज में आखिर कैसी थी हलचल, ये जानने के लिए चलते हैं संगम के तट पर। हम समझने की कोशिश करते हैं कि उस दौर में जब वीपी सिंह बगावत करके प्रयागराज या इलाहाबाद पहुंचे, उसके बाद उन्होंने फतेहपुर से चुनाव लड़ा। उसके पहले 1987 में जब अमिताभ बच्चन ने इलाहाबाद सीट से त्यागपत्र दिया तो वीपी सिंह यहाँ से चुनाव लड़े और जीते और ज़बरदस्त लहर उस वक्त हुई थी। और उसके बाद 1989 के आम चुनाव में वो फतेहपुर पहुंचे, वहाँ से चुनाव लड़ा। बोफोर्स की वो पर्ची उनकी जेब में पड़े ही उनके साथ स्वर्ग लोक चली गई। आज तक वो प्रमाणित नहीं हो पाया कि किसने दलाली खाई और कितनी दलाली खाई। नहीं, ये नारे मैंने जैसे कहा कि 87 के चुनाव में उभरे कि राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। जब राजा बोफोर्स की दलाली का सौदा उजागर करके आए तो लोगों में एक विश्वास पता नहीं कहां से जागृत हो रहा था कि अब ये जो राजा है, जिसके बारे में वो कह रहे थे कि राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, वो मान रहे थे कि देश से भ्रष्टाचार अब जब राजा निकल कर आया है तो दूर हो जाएगा। बोफोर्स वाले मामले में कुछ उन्होंने फ्रॉड किया था, जो कागज वो आज तक नहीं दे पाए। सीबीआई ने थोड़ा बहुत जांच किया, कुछ लोग लंदन में पकड़े गए वगैरह, साबित नहीं हो। उपचुनाव में वीपी सिंह ने सुनील शास्त्री को भारी मतों से हराया। उपचुनाव का नतीजा संकेत था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान में मतदाता वीपी सिंह के साथ खड़ा है। बोफोर्स कांड की सुर्खियों में रहते रहते 9वीं लोकसभा के चुनावों की तारीखें आ चुकी थी। वीपी सिंह की छवि एक सत्यवादी नायक की बन गई थी। इस बीच एक और बड़ा मुद्दा बड़ी राजनीतिक लहर के तौर पर उभर रहा था। ये मुद्दा था राम मंदिर का। मंदिर बन के रहेगा, आगे बढ़ो। फरवरी
1986 में अदालत के आदेश के बाद राम मंदिर के दरवाजे खोल दिए गए। सियासत में अब राम और राम मंदिर राष्ट्रीय मुद्दा बन गए। मंदिर के निर्माण को विश्व की कोई ताकत रोक नहीं सकती। बाबर तो हिंदुस्तान का निवासी नहीं था, बाहर से आया था, हमला करके लूटपाट करके यहाँ से समरकंद को चला गया। अब उसके नाम को काय करो रहे हो यार। देश के हर जिले से ईंटें अयोध्या पहुंच रही थी। आपको लिए चलते हैं बिहार और बताते हैं किस तरह से राम मंदिर के मुद्दे ने बीजेपी को संजीवनी दी। ये वही कमंडल की राजनीति थी जिसके चलते वो बीजेपी, जिसको 84 में सिर्फ 2 सीटें मिली थी, 85 सीटों पर पहुंच चुकी थी। साल 1989 ये वो साल है जो कि बिहार के राजनीतिक और सामाजिक इतिहास में काले धब्बे के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, ये वो साल था जब देश की नज़र बिहार पर थी और बिहार के भागलपुर में हुआ था सबसे बड़ा दंगा। वीपी सिंह अगर देश के प्रधानमंत्री बने तो उसमें बिहार की भूमिका क्या रही? 79 का बोफोर्स कांड पूरे देश के अंदर, बोफोर्स का कांड भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई, प्रमुख लड़ाई थी पूरे देश के अंदर। वही बीपी सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया। वह पहली सरकार थी जिस सरकार को वामपंथी भी समर्थन दे रखा था और दक्षिणपंथी भी समर्थन दे रखा था। आजाद भारत की वह पहली सरकार थी। बोफोर्स का मुद्दा, उस पर वीपी सिंह की आवाज दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक कांग्रेस के लिए ये गले की फांस बन गया था। लेकिन ये वही दौर था जब कश्मीर घाटी आतंक की आग में झुलस रही थी। इंदिरा गांधी को फारूक अब्दुल्ला पर यकीन नहीं था, लेकिन राजीव गांधी ने फारूक अब्दुल्ला के साथ ही समझौता किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ही आगे बढ़े। 1987 के आम चुनाव के मौके पर गरीबी, भुखमरी और आतंक का हवाला देकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला कांग्रेस से हाथ मिला लेते। लेकिन चुनाव के 2 साल के बाद ही राज्य में आतंकवाद चरम पर था और पूरा राज्य अस्थिर। 1989 में राजीव गांधी के सामने 2 मुसीबतें एक साथ आके खड़ी हो गई थी। एक तरफ देश में बोफोर्स घोटाला चल रहा था, तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी जो थी उसने अपने पांव पसारना जो है वो शुरू कर दिया था। कंट्री का जहां तक चैलेंज था, जहां राजीव गांधी का भी चैलेंज था, लेकिन जम्मू कश्मीर उस टाइम एक टेंटेकल्स जो होते ऑक्टोपस के थे, जो टेरर के टेंटेकल्स थे, वो जम्मू कश्मीर पे कसे जा रहे थे। राजीव गांधी के शासनकाल में नॉर्थ ईस्ट भी जल रहा था। दार्जिलिंग में नेपाली भाषी आबादी ने अलग राज्य की मांग खड़ी कर दी। गोरखा नेता सुभाष गिरिंग ने एक बड़े आंदोलन की शुरुआत की थी। वहीं दूसरी तरफ असम में बोडो उग्रवादी तबाही मचा रहे थे और त्रिपुरा में बंगाली आबादी के खिलाफ बड़ी खिलाफत चल रही थी। उग्रवाद की आग की तपिश पंजाब में एक बार फिर महसूस की जा रही थी। बड़े पैमाने पर नरसंहार हो रहा था और आतंक के इस वार से निपटने के लिए सुपर कॉप जेएफ रिवर और केपीएस गिल ने अहम भूमिका निभाई थी। 72 घंटे की नाकाबंदी के बाद गोल्डन टेम्पल में मौजूद 50 आतंकियों ने आखिरकार सरेंडर कर दिया। के चुनाव में कांग्रेस की मुश्किलें राजीव गांधी का एक फैसला भी बढ़ा रहा था और ये फैसला था श्रीलंका में लिट्टे से लड़ाई का। 1987 में श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धने ने भारत सरकार से मदद मांगी। ये वो वक्त था जब सिंघला और तमिल विद्रोहियों की वजह से श्रीलंका पर पूरी दुनिया की नजर टिकी थी। हिंदुस्तान ने श्रीलंका के साथ समझौता किया और शांति सेना को श्रीलंका में भेजा गया। शांति सेना का मकसद साफ था, लिट्टे पर दबाव बनाना, विरोधियों से हथियार छुड़वाना और श्रीलंका में शांति बहाल करना। लेकिन हकीकत यह है कि शांति सेना श्रीलंका में बुरी तरीके से फंस चुकी थी। 87 के अंत तक तो ये लिखा जाने लगा था कि श्रीलंका हिंदुस्तान के लिए वियतनाम बन चुका है। 9वीं लोकसभा के लिए मतदान यूं तो नवंबर में होना था, लेकिन उससे ठीक 6 महीने पहले शांति सेना में गए भारतीय जवानों के पार्थिव शरीर हिंदुस्तान लौटने लगे। श्रीलंका में शांति सेना के गए जवानों में 1000 जवानों की शहादत हो चुकी थी और कांग्रेस पार्टी के लिए राजीव गांधी का ये फैसला राजनीतिक तौर पर मुश्किलें बढ़ा रहा था। शहीदों के परिवारों के आंसुओं से जनता आक्रोश में थी और जनता का ये आक्रोश बैलेट में भी दिखा।
साफ था कि श्रीलंका के मुद्दे पर राजीव गांधी हार चुके थे। वहीं दूसरे पड़ोसी मुल्क चीन के मोर्चे पर भी राजीव गांधी नाकाम हो चुके थे। 1989 में राजीव गांधी ने चीन का दौरा किया। 90 मिनट तक राजीव गांधी ने शियांग डोंगपिंग से मुलाकात की। 90 मिनट की इस मुलाकात में पिंग राजीव गांधी को भविष्य का नेता और युवा नेता बताकर बहलाते रहे। लेकिन इसी 90 मिनट की मीटिंग का नतीजा ये हुआ कि तिब्बत पर भारत ने अपना स्टैंड गंवा दिया। तो चीन को तिब्बत पर राहत मिली, वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान को नॉर्थ ईस्ट में आतंक से मुक्ति। लेकिन आपको बता दें कि इसका नतीजा ये हुआ, राजीव गांधी विदेश नीति पर एक फेलियर के तौर पर प्रोजेक्ट किए गए और जनता ने भी 10 महीने बाद चुनावों में इसका जवाब राजीव को दिया। राजीव गांधी जी के चेहरे पर जो उस समय लाली थी, तो लोग कहते थे ये लाली नहीं है, ये बोफोर्स की दलाली है। तमाम बड़े नेताओं ने बगावत किया। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर सिवाय विश्वनाथ प्रताप सिंह के दूसरा कोई आज तक पहुंच नहीं पाया। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जो दर्द कांग्रेस को दिया है, वो कांग्रेस पार्टी आज तक उस दर्द से जूझ रही, आज तक। 1989 का साल इसलिए भी महत्वपूर्ण था राजीव गांधी के लिए क्योंकि इसी साल राजीव गांधी अपने नाना जवाहरलाल नेहरू की जन्मशती मना रहे थे। पूरे देश में अलग अलग तरीके के कार्यक्रम हो रहे थे, फोटो एग्जीबिशन, कवि सम्मेलन, टीवी डिबेट्स, क्विज, सब कुछ। और इस सब के बीच विरोधियों ने जनता को ये संदेश दिया कि मौजूदा प्रधानमंत्री के लिए जनता से ज्यादा अहम है नेहरू गांधी परिवार, और जिसका नतीजा ये हुआ कि जनता में गुस्सा था और राजीव गांधी की 170 रैलियां भी जनता के मन को जीतने में नाकाम रही। असम में असम गण परिषद, तमिलनाडु में डीएमके, आंध्र प्रदेश में टीडीपी, पंजाब में अकाली दल और पश्चिम बंगाल में वाम दलों का किला बना हुआ था। 1989 में ऐसा पहली बार हुआ था जब देश की राजनीति में मल्टी पार्टी सिस्टम की शुरुआत हुई थी। नए दौर की राजनीति में क्षेत्रीय दलों के बिना सरकार बनाना मुमकिन नहीं था और ये मौका था जब बीजेपी और वामपंथी एक साथ आए। बोफोर्स कांड के साथ साथ राजीव गांधी के सामने जो बड़ी मुश्किल थी वो थी सूखा और अकाल। 1985 में ओडिशा में भयंकर अकाल पड़ा था। अकेले कोल्हापुर और कालाहांडी में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत दर्ज की गई थी। 1987 में सूखे की ऐसी विभत्स तस्वीरें देश के सामने आई जब ट्रकों में मवेशियों के साथ हजारों लोग जो हैं पलायन कर रहे थे। बताते हैं कि राजस्थान और गुजरात सबसे ज्यादा सूखे से प्रभावित हुए और 2 लाख लोगों को पलायन करना पड़ा। ये ज्यादा पुराना इतिहास नहीं है। आपको लिए चलते हैं जयपुर और बताते हैं उस वक्त क्या थे हालात। 1987 में जब अकाल पड़ा था तो किस तरह के हालात प्रदेश में बने? तो एक तो बहुत बड़ा अकाल उस समय राजस्थान में था। मैं समझता हूँ कि उतना बड़ा अकाल राजस्थान में कभी मैंने नहीं देखा। सरकार पूरी तरह से अक्षम हो चुकी थी। लोगों की समस्याओं का निदान नहीं होता था। बिजली का विषय होगा, पानी का विषय होगा, बेरोजगारी का विषय होगा और देश भर में भ्रष्टाचार मुद्दा था, वो राजस्थान में भी खड़ा हुआ। पूरे देश भर में एक आंदोलन चल रहा था बोफर्स की तोपों का। उस आंदोलन के कारण से और उसके कारण से विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में सारा प्रतिपक्ष एक हुआ था। राजीव गांधी को पराजित करने के लिए वीपी सिंह का जो एक दाव था वो बड़ा कारगर रहा। राजस्थान में कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में बिल्कुल जीरो हो गई, 25 में से कुछ नहीं आया। कांग्रेस को रोकने के लिए विपक्ष ने एक बड़ा चक्रव्यूह तैयार किया था। नेशनल फ्रंट, बीजेपी और वाम दल एक साथ खड़े थे। हर सीट पर एक पूरी रणनीति तैयार की गई थी। कुछ इस तरह से टिकटों का वितरण हुआ था कि कांग्रेस के खिलाफ तीनों पार्टियों का एक साझा उम्मीदवार हो, जिससे वोट कटने का डर खत्म हो और जीत सुनिश्चित हो। ये पहली बार हो रहा था कि चुनाव से पहले का तय किया गया गठबंधन एक साथ चुनाव में जा रहा था। डीएमके, टीडीपी और असम गण परिषद जैसे क्षेत्रीय दल जनता दल से जा मिले और इस तरह से नेशनल फ्रंट वजूद में आ गया। 5 पार्टियों वाला नेशनल फ्रंट बीजेपी, सीपीआईएम और सीपीआई के साथ मिलकर 1989 में कांग्रेस को रोकने के लिए चुनाव में उतरा था। 2 चरण में लोकसभा के चुनाव हुए। 22 और 26 नवंबर को 525 सीटों के लिए वोटिंग हुई। कांग्रेस 200 सीटें भी पाने में सफल नहीं रही, लेकिन 197 सीट पाकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। और इसी के साथ भारत की राजनीति में कांग्रेस के एक छत्र राज का खात्मा हुआ। जनता दल 147 सीटों के साथ आया, जिसे 85 सीटों वाली बीजेपी और 52 सीटों वाले वाम दल ने बाहर से समर्थन दिया। इस पूरे चुनाव को देखा जाए तो ये पूरा चुनाव सिर्फ एक चुनावी नारे के इर्द गिर्द रहा और वो नारा था वीपी सिंह का एक सवाल, पैसा खाया कौन दलाल। और इस एक नारे ने राजीव गांधी को सत्ता से बाहर कर दिया और साथ ही कांग्रेस को भी देश की राजनीति में किनारे लगा दिया।